हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उस सबको हम एक नज़र में देखते हुए, फोकस करते हुए और उसको सरल तरीका में कहानी के रूप में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमने 2-3 वीडियो जो है हिस्ट्री का ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर किन्हीं को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, क्योंकि यह कहानी के रूप में बताया जाता है और इजी वे में आपको समझा करके याद करवा दिया जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, यह भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, पहला लाइन से ही मेरा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो यह जो है एक नगरीय सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो इसकी सही आंसर जो है नगरीय सभ्यता होगा। इसके पूर्व भारतीय इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, लेकिन उत्खनन के बाद जो है सबसे प्राचीन सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता बन गया। दोस्तों, उत्खनन के बाद हड़प्पा सभ्यता का काल पता चला और सबसे जो है प्राचीन सभ्यता हम लोग के सामने निकल के आया, वह हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सीधे कि यह किस काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है, आदि ऐतिहासिक काल को जो के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। उसके बाद है दोस्त, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, देखिए कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा नामक स्थल से चार्ल्स मैसन ने, इनका नाम याद रखा जाता है। 1826 में चार्ल्स मैसन के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो पुनः 1853 में हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मैसन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। इनको हड़प्पा लिपि से संबंधित जो है साक्ष्य अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुआ। और लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब जाकर के ब्रिटेन बंधु जॉन ब्रिटेन, विलियम ब्रिटेन को जो है कुछ असाधारण ईंट प्राप्त हुए और सरकार ने 1875 को अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान करने के लिए नियुक्ति किया। दोस्तों, इनका जो कुछ लिपि से संबंधित कुछ साक्ष्य मिला था, तो इसी आधार पर 1875 में सरकार ने इनको अनुसंधान करने के लिए जो है नियुक्त किया, इनको बहाल किया। उसके बाद है हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखेंगे। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। यह क्वेश्चन कितना बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। किसके काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और कब हुआ? 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाया था, जिसके महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल थे। तो इनको ध्यान रखा जाता है, जिनके महानिदेशक के रूप में सर जॉन मार्शल थे। उसके बाद है दोस्तों 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर 1921 में जो है हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया गया और परिणाम स्वरूप यह नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता से ही दोस्त जब इसका 1921 में खुदाई किया जाता है, वहीं से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को जो है शामिल किया जाता है। तो कुछ पॉइंट है दोस्तों समझने के लिए और कुछ पॉइंट इसी में याद करने के लिए। तो हम लोग देखते जाएंगे आगे आगे। नामाकरण के, ये सब समझने के लिए नामाकरण। अब कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, ये सब नामाकरण माने नाम कैसे पड़ा, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में विभिन्न मत दिया गया है दोस्तों, यह सब समझने के लिए है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, यह सभ्यता प्रारंभिक विस्तार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। इस घाटी का, यह सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो क्यों रखा गया? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था। सर जॉन मार्शल ने 1924 में यह नाम दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जो है 1924 में जॉन मार्शल ने दिया था। उसके बाद है मेलुहा की सभ्यता, जो कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। मेसोपोटामिया या वर्तमान का इराक में सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहा जाता था। सिंधु नदी घाटी को क्या कहा जाता था? मेलुहा। इसलिए इसका नाम जो है मेलुहा सभ्यता पड़ गया। सिंधु का प्राचीन नाम जो है मेलुहा भी था, इसलिए यह जो है नाम रखा गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्थर धातु युगीन। देखिए, पत्थर धातु युगीन सभ्यता, इस काल में धातु का जो है औजार अधिक प्रचलित था, लेकिन पत्थर का औजार भी पहले से चला आ रहा था, इसलिए दोनों को मिला करके जो दोस्त धातु युगीन, पत्थर धातु युगीन यानी कि पत्थर और धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए कहा गया पत्थर धातु, क्योंकि पत्थर के औजार के साथ साथ अब धातु के औजार भी यहाँ पे विकसित होने लगे थे, बनने लगे थे अधिक मात्रा में। फिर हम लोग बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता की। बात करें दोस्त
तो इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कांस्य युगीन सभ्यता को, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। आपके ऑप्शन में ताम्र युगीन सभ्यता रहेगा, तो ताम्र युगीन हमारा गलत हो जाएगा आंसर। उनको ध्यान में रखना है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद हम लोग दोस्त बात करें यहाँ पे, तो देखिए कांस्य युगीन सभ्यता के बाद जो है बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम तांबा। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है तांबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, इसलिए तांबा को पवित्र धातु के रूप में जो है माना गया है। दोस्तों अभी भी हम लोग तांबा को जो है पवित्र के रूप में, एक पित्तल जो धातु होता है उसको पवित्र के रूप में मानते हैं। तो पूजा पाठ में ज्यादातर हम लोग पित्तल के बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो इसको पवित्र माना गया है, यह हड़प्पा सभ्यता से ही। तो सर्वप्रथम तांबे के बारे में जानकारी अगर आपसे पूछा जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता से जो है, अगर धातु के रूप में जानकारी पूछा तो सबसे पहले तांबा का जो है नाम आता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में लोहा के बारे में जानकारी हम लोग को नहीं था। दोस्तों यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था, तो लोहा का प्रयोग जो है, या लोहा का जानकारी हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। लोहा का जानकारी हम लोग दोस्त वैदिक काल पढ़ते हैं, तो वैदिक काल में जाकर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाकर के लोहा के बारे में जानकारी मिलता है। अतरंजी खेरा भी जगह का नाम आता है, वहां से जो है सबसे पहले लोहा का प्रमाण मिलता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यह वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे अधिकांश नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार किसी भी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है तब उसका नाम उसी स्थल पर जो है रखा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता वह जगह का नाम था और बहुत अधिक विकसित था, इसीलिए जो है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यह सब पॉइंट समझने के लिए है, तो हम लोग समझ रहे हैं कहानी के रूप में क्षेत्रफल। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में बड़ी सभ्यता के रूप में माना जाता है। यह जो है सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जिसका क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल जो है एक बार ध्यान में रखेंगे हम लोग, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था। यह फैक्ट है, इसको याद रखना है। उसका निर्माता, दोस्तों निर्माता के बारे में जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में बहुत विवाद है। कई विद्वानों ने अपना अपना जो है विचार प्रस्तुत किए हैं, वही विचार को जो है दोस्तों यह डाटा में दिया गया है। सर जॉन मार्शल, इनके अनुसार जो थे ना, हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन लोग के द्वारा जो है विकसित हुआ था। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि यह सुमेरियन थे, यह लोग जो है सुमेरियन थे। रखालदास बनर्जी के द्वारा कहा गया कि यह लोग द्रविड़ थे। डॉक्टर गुहा के अनुसार कहा जाता है कि यह मिश्रित जाति के थे, जिसमें मंगोल और अल्पाइन का नाम आ जाता है, कि यह मिश्रित जाति के थे। सर्वमान्य मत के अनुसार जो है दोस्त यह लोग द्रविड़ थे। तो दोस्त यह समझने की बात है, हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उपयुक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के जनक विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे। उसके बाद काल निर्धारण में भी उसी तरह विवाद है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है। काल निर्धारण में विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना अपना मत विचार दिए हैं। तो सर जॉन मार्शल का नाम आता है, तो इनके अनुसार जो है इनका काल, हड़प्पा सभ्यता का काल जो था 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक था। दोस्तों यह सब समझने के लिए है। अर्नेस्ट मै के 2800 से 2200 बीसी, उसके बाद व्हीलर के 2500 से 1500। यहाँ पे हम लोग को याद क्या रखना है, यहाँ पे देखिए याद रखना है कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है 2350 या 2300 बीसी से 1750। हम लोग को एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर्वमान्य मत के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो 2350 से या 2300 से लेकर के 1750। तो दोस्तों रेडियो कार्बन तिथि या सर्वमान्य मत के अनुसार जो है 2350 या 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक इसका काल का निर्धारण किया गया है। तो हम लोग को यही दो याद रखना है, रेडियो कार्बन तिथि और सर्वमान्य मत के अनुसार इसका काल का निर्धारण। उसके बाद है दोस्त स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप दो भागों में विभाजित था दोस्तों। इसका आकार जो था ना वह लगभग त्रिभुजाकार था, तो हम लोग को ध्यान में रखना है आकार भी, जिसका क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है हम लोग को। उसके बाद नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि हम लोग देख लिए हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि काल में नगर निगम या नगर पालिका जैसे प्रशासनिक इकाई रहा होगा। इस नगरीय सभ्यता के अनुसार जो है इस नगर में नगर पालिका या नगर निगम जैसे जो है प्रशासनिक इकाई अनुमान लगाया गया यहाँ पे। उसके बाद शांतिमूलक स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता जो था ना दोस्त शांतिमूलक स्वरूप था, मतलब यहाँ के यह जो काल था एकदम शांतिपूर्वक था। इसलिए शांतिपूर्वक था कि यहाँ पे कोई भी जो है ना अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। जैसे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता शांतिमूलक संस्कृति का उदाहरण है, क्योंकि 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई किया गया और किसी भी स्थल से जो है दोस्त
हथियार नहीं मिला है, अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं यहाँ पे, इसलिए कहा गया है कि यह सभ्यता जो है एक शांतिमूलक सभ्यता थी। उसके बाद नगर नियोजन की बात करें हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता विश्व के संदर्भ में एक नगरीय सभ्यता थी। हम लोग को ध्यान में रखना है, हड़प्पा सभ्यता एक विश्व के संदर्भ में जो है एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखते हैं हम लोग सभ्यता का अध्ययन की सुविधा के लिए इनको कई भागों में जो है विभाजित करके देखा जाता है, जैसे 2 स्तरीय नगर। इस नगर के अंतर्गत दुर्ग और निचला। तो दुर्ग जो था ना, इसमें अमीर लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, और निचला में मजदूर लोग या गरीब लोग कहिए। तो इसमें जो है 2 स्तर के नगर थे हड़प्पा सभ्यता में। दुर्ग में जो है धनवान लोग या अमीर लोग रहते थे, और नीचे वाले में जो है गरीब या मजदूर लोग रहते थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यही बात। उसके बाद इसमें अब याद हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पे इस पॉइंट में हम लोग को चहुंदरों के बारे में याद रखना है। चहुंदरों एकमात्र स्थल जिनकी घेराबंदी नहीं किया गया था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल को घेराबंदी कर दिया गया था, लेकिन चहुंदरों एकमात्र ऐसा स्थल है जिसको घेराबंदी जो है नहीं किया गया था। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है एक्सेप्शनल के रूप में। और जल प्रबंधन की अगर चर्चा करें हड़प्पा सभ्यता के जल प्रबंधन के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंधन की व्यवस्था जो है उत्तम कोटि का था। यहाँ का जल प्रबंधन बहुत ही उत्तम कोटि का था। स्वच्छ जल का आगमन और गंदे पानी का निकास के लिए नालियों का जो है निर्माण किया गया था। और कालीबंगा से हम लोग को उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है मिला था। तो हम लोग को ध्यान रखना है, कालीबंगा से उत्तम कोटि के साक्ष्य जो है मिला था। आगे चलेंगे हम लोग दोस्त, तो धौलावीरा का खुदाई होता है, और धौलावीरा से भी जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है हम लोग को मिलता है। उसके बाद है दोस्त वर्तमान में, देखिए वर्तमान में सर्वोच्च कोटि का जल प्रबंधक जो है देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, हम सोचे कि आगे होगा लेकिन यहीं पे है। वर्तमान में सर्वोत्तम कोटि का जल प्रबंधन जो है इसका साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। तो दोस्तों हम लोग को जैसा ऑप्शन आएगा उसके अनुसार आंसर देंगे। यहाँ पे कालीबंगा और धौलावीरा दोनों को याद रखना है। अगर लेटेस्ट में पूछे आपसे तो धौलावीरा, और सबसे प्राचीन पूछे तो कालीबंगा से जल प्रबंधन का जो है यहाँ पे हम लोग को मिला है साक्ष्य। उसके बाद सड़क, यहाँ पे देख लीजिए सड़क प्रबंधन यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कैसा था, तो हम लोग देखेंगे सड़क प्रबंधन के बारे में। देखिए यहाँ के सड़क प्रबंधन की बात करते हैं हम लोग, तो यह सभ्यता के अंतर्गत पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण समकोण पर काटती हुई कच्ची ईंट से सड़क का जो है निर्माण किया। दोस्तों सड़क ऐसा था, एक अगर उत्तर से दक्षिण आ रहा है सीधा, उसके बाद पूरब से पश्चिम, तो और एक दूसरे को जो है यहाँ पे समकोण पे काटती थी। तो और उसका कच्ची ईंट से जो है सड़क निर्माण किया गया था, जिससे शहर शतरंज बोर्ड की तरह जो है दिखाई देता था। दोस्तों सड़क बहुत ही अच्छा बनाया गया था, और जिसकी चौड़ाई जो था वह 9 मीटर, और गली की चौड़ाई की बात करें रोड में, अगर गली की जो रोड है उसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 मीटर, और मेन मुख्य सड़क का चौड़ाई जो था वह 9 मीटर था। तो ध्यान रखना है, हम लोग कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बस माइंड में इसको खाका बना करके रखना है। ईंट का अनुपात हम लोग को एक बार पूछा गया है बीपीएससी में, तो 4:2:1 के रेशियो में जो है ईंट का अनुपात था। ईंट का अनुपात जो था वह 4:2:1 के, 4 के आधा 2 और 2 के आधा 1, हम लोग याद करने में आसान है। फिर है भवन निर्माण। भवन निर्माण की बात करें हम लोग तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों यह जो बुक है मेन रूप से बीपीएससी के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो हम लोग अगर बीपीएससी के बारे में चर्चा करें या पढ़ लेते हैं तो उससे सब एग्जाम लगभग नीचे ही पूछा जाता है, और अगर हम उसका कवर कर लेते हैं बीपीएससी का सिलेबस, तो उससे नीचे जो भी एग्जाम होगा हम लोग का कवर हो जाएगा। आप मानिए या नहीं मानिए, हमने यही बुक पढ़ करके हिस्ट्री में लगभग एग्जाम में जो है अधिकांश से अधिकांश क्वेश्चन, लगभग 90 या 95% क्वेश्चन हमने सही करके आते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बुक है। आइए हम देखते हैं भवन निर्माण के बारे में। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को जो है शामिल किया जाता है, जैसे बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार के बारे में यह कहाँ से मिला है, सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से मिला है। यह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्य स्थल के एवं अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो है सार्वजनिक समारोह के और मनोरंजन के लिए जो है यह खोला जाता था, क्योंकि इसके सतह पर बिटुमिनस का लेप, अगर हमसे पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन दोस्त, तो सबसे पहले था क्वेश्चन याद रखना है हम लोग को कि बृहद स्नान मोहनजोदड़ो से मिला है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, और इस पे जो है इसके सतह पर जो है बिटुमिनस का लेप लगाया गया था, जिससे यह पक्की ईंट के जैसा हो गया था। तो हम लोग को यह बिटुमिनस लेप याद रखना है, क्योंकि कहीं पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम अन्नागार की बात करते हैं। अन्नागार की, स्नानागार और अन्नागार दोनों जो भी है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यही पूछा जाता है कि कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। फिर हम लोग बात करते हैं, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो के, तो वह हो जाएगा अन्नगार। दोस्तों अन्नगार या अन्न भंडार कहिए, जिस जहाँ पे अन्न रखा जाता था, भंडारण किया जाता था, उसको जो है अन्नागार कहा गया है। तो यह जो है सबसे बड़ी इमारत के रूप में मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद गोदीबारा की बात करें, जिसका हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं, यह लोथल से प्राप्त हुआ, जो कि गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कितना बार यहाँ से यह क्वेश्चन तो हमको लगता है कि कितना बार पूछ लिया गया है, इसका कोई गिनती नहीं है। कोई भी एग्जाम में आकर के जाकर के आप देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां से आपको इसके बारे में हर तरह के क्वेश्चन मिला गया है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। यह क्या स्थल था? तो यह बंदरगाह स्थल था। गोदीबारा, जिसको कि बंदरगाह कहा गया है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। अन्य प्रकार के जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यह कैसा स्थल था? तो यह बंदरगाह स्थल था। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी बंदरगाह से सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापार कार्य भी किया जाता था। उसके बाद पुरोहित का आवास। पुरोहित की आवास के बारे में हम लोग चर्चा करें दोस्त, कि यहाँ के पुरोहित, मोहनजोदड़ो के पुरोहित का आवास कैसा था? तो यह मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के समीप मिला है, और जिससे स्पष्ट होता है कि पुरोहित का स्थान जो है यहाँ पे प्रथम था। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से जो दोस्त मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से मूर्ति मिला है, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग को मूर्ति का परिमाण मिला है, लेकिन मंदिर का प्रमाण जो है दोस्त नहीं मिला है। तो यह बात को ध्यान रखा जाता है, याद रखा जाता है, चूंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में आपको मंदिर ही देगा। तो ध्यान रखना है, मंदिर का परिमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। इसी प्रकार पशु का हम चर्चा करेंगे आगे, तो आपको गाय के रूप में जो है, बैल का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन गाय का रूप में परिमाण हम लोग को नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से गाय का प्रमाण जो है नहीं मिल पाया है। तो ध्यान रखना है, सब कंट्रोवर्सी है, जिसको कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता जब यहाँ कंट्रोवर्सी इसलिए है कि मूर्ति मिला मिला है, तो फिर मंदिर क्यों नहीं मिला? मंदिर क्यों नहीं था? बैल मिला तो फिर गाय क्यों नहीं था? तो ऐसा कंट्रोवर्सी है, जिसको कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग को एग्जाम पास करने से मतलब है, ध्यान रखना है कि मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। और उधर पशु में अगर बात करें आपसे, तो गाय का परिमाण नहीं मिला है। अब है दोस्तों सभा भवन। यह मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रशासनिक इकाई, जैसे हम लोग का अभी संसद है, उसी प्रकार वहाँ का हड़प्पा सभ्यता में सभा भवन था। प्रशासनिक इकाई के रूप में, अर्थात नगर निगम या नगर पालिका के रूप में इनको माना गया है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक जो है नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद अगर आपसे बात करें दोस्तों प्रमुख स्थल के बारे में, तो दोस्तों यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे न जाने कितने बार एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। यह जो खाका है ना दोस्त, यह खाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, कितना बार भी लिख दीजिए, वह इसके लिए कम पड़ जाएगा। तो इस खाका को हम लोग इजी वे में जो है याद कर लेते हैं अभी अभी। प्रमुख स्थल की अगर आपसे बात करें, तो प्रारंभ में हड़प्पा के उत्खनन के दौरान जो है 6 स्थल को नगर की संज्ञा दिया गया था। दोस्तों जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी ना, 6 नगर ऐसा स्थल था जिसको नगर की संज्ञा दिया गया था। लेकिन धौलावीरा के उत्खनन के बाद इसकी वर्तमान में संख्या अब कितना हो गया है? तो 7 हो गई है। पहले 6 स्थल था, अब 7 स्थल हो गया है। धौलावीरा के एड होने, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी अभी, कि धौलावीरा से है उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिला है। इससे पहले कालीबंगा से मिला था। तो हम लोग ध्यान रखना है, धौलावीरा को अगर ऐड किया जाए तो अब इसकी संख्या 7 हो जाए, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। तो दोस्तों यह 7 स्थल को पहले हम लोग को याद रखना है कि कहाँ है, किस नदी के किनारे है। ज्यादातर यही पूछा जाता है दोस्तों। यह 1700, आपको बता दें 1717 जो दरगाह की बहाली हुई थी 2018 में, यहाँ से ठीक सीधा पूछ लिया गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है बसा गया। तो यह हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन किए थे? दयाराम साहनी को ने किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। तो दोस्तों हम लोग को ध्यान रखना है इसको, इसका हर एक पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। यह है कहाँ पे? तो मांडोगुमडी, पंजाब, जो कि पाकिस्तान का एरिया में है, पाकिस्तान में यह स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन वर्ष, हड़प्पा का उत्खननकर्ता और किस नदी के किनारे है, याद रखा जाता है। और यह जो है कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। इसका उत्खनन वर्ष कब है? 1921 में उत्खनन किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को ऐसे ध्यान रखें कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो और जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक मांडोगमडी स्थान है, वहां पे जो है यह स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो ठीक 1900 हड़प्पा के बाद जो है दोस्त मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है 1922 में, और रखालदास बनर्जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया जाता है, करवाया जाता है। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के लड़काना सिंध प्रांत में जो है यह स्थित है।
तो हम लोग को ध्यान में रखना है इसका वर्तमान स्थिति लड़काना जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो। दोस्तों हम लोग को कभी कभी जो है दयाराम साहनी और रखाल दास में कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कैसे मोहनजोदड़ो लास्ट में र आ रहा है और यहाँ र से शुरू हो रहा है, रखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो और र से रखाल दास बनर्जी, तो ध्यान रखना है। और इसका उत्खननकर्ता वर्ष अगर पूछा जाए तो 1922, यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में। चहुंद्रो की बात करें दोस्तों 1931 में, जो कि जी एन मजूमदार जो है इसका उत्खनन करता है और सिंधु नदी के ये भी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है यह विस्तारित है। उसके बाद है दोस्त जी एन मजूमदार को याद रखना है। चहुंद्रो के बारे में हम लोग पढ़े हैं पीछे कि यह एकमात्र स्थल था जिसको घेराबंदी नहीं कराया गया था। उसके बाद है दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट लोथल, जो कि हम बता दिए हैं अभी 1953 से 60 में इसका उत्खनन करता होता है। लोथल रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसका उत्खनन करवाया जाता है। भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो अभी हमने चर्चा कर ली है इसके बारे में। कालीबंगा 1961 में इसका उत्खनन किया गया और बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा जो है उत्खनन करवाया गया। और कालीबंगा जो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है, जो कि गंगानगर राजस्थान में है। ध्यान में रखना है कालीबंगा घग्गर नदी, पहले नदी को याद रखेंगे फिर हम लोग उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति जो है इसका ध्यान रखेंगे। तो कालीबंगा 1961 में करवाया गया उत्खनन, बी के थापर बीबी लाल, और यह जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि पंजाब के राजस्थान के गंगानगर में है। उसके बाद है दोस्तों बनवाली 1973 से 74, इस सबका डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हिसार कहाँ पे स्थित है इसको ध्यान रखना है। बनवाली जो है दोस्तों हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। RS बिष्ट के द्वारा जो है इसका उत्खनन करवाया गया था। और सबसे लास्ट जो मिला था नगर वह धौलावीरा 1990-91 में RS बिष्ट के द्वारा ही इसका उत्खनन करवाया गया। और यह जो है मानहर या मानसर नदी के किनारे, जो कि गुजरात के कच्छ में जो है विस्तृत है। यह धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात में, यह बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और किस नदी के किनारे है तो मानहर या मानसर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रमुख स्थल की। अब हम बात करते हैं यह 7 स्थल के अलावा कुछ और स्थल थे जहां से कुछ हम लोग को प्रमाण मिल गया है और वह एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। हम लोग जल्दी में देख लेंगे, हर जहां इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग रिपीट करके देखेंगे। हड़प्पा देखिए, यहाँ से 2 पंक्ति में अन्नागार का 6 प्रमाण मिला है और यहाँ से गेहूं और जौ का प्रमाण भी मिला है। दोस्तों हड़प्पा स्थल से 6 प्रमाण मिला है, यहाँ से 2 पंक्ति में अन्नागार जो है वह 2 पंक्ति में 6 का प्रमाण मिला है। यहाँ गेहूं और जौ का भी प्रमाण मिला है। कब्रिस्तान H और समाधि R37 का शख्स जो है यहाँ मिला है, यहाँ से मिला है, देख लीजिए। तो कब्रिस्तान H और समाधि R37 का प्रमाण आपसे पूछा जा सकता है। यह कहाँ से मिला है शख्स, तो हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा जगह नामक स्थल से मिला है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। इसका शाब्दिक अर्थ जो है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला होता है। यह कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। या लाशों का समाधि या मृतकों का टीला होता है। या बृहद स्नानागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र या कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अग्निकांड, मलेरिया का साक्ष्य, सब जो है यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिल गया है। दोस्तों ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को तो याद ही रखना है हम लोग को कि यहाँ से क्या क्या मिला है। अगर यहाँ पे बात करें सबसे इम्पोर्टेंट के, दोस्तों कब्रिस्तान H और समाधि R37 को याद रखा जाता है, जो कि हड़प्पा से मिला है। और मोहनजोदड़ो की बात करें हम लोग मृतकों का टीला जिसको कि लाशों का समाधि कहा जाता है। उसके बाद है बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यह कितना बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अग्निकांड और मलेरिया का जो बीमारी है, मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होता है, इसका भी प्रमाण जो है हम लोग को यहाँ से मिल गया है। तो ध्यान देंगे दोस्त यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति और अग्निकांड, और मलेरिया का जो है साक्ष्य मिल गया है यहाँ से मोहनजोदड़ो से। उसके बाद चहुंद्रो से की बात करें ना दोस्त, तो ध्यान में रखना है, बस याद भी हो जाएगा आपको। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से झुक्कर और झांगर की संस्कृति, यह पूछा गया क्वेश्चन है। झुक्कर और झांगर की संस्कृति का प्रमाण जो है चहुंद्रो से मिल गया। लिपस्टिक का प्रमाण, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए मनका उद्योग का प्रमाण, अधिकांश मनका का निर्माण सेलखड़ी जो या स्टेराइड से होता था। मनका का निर्माण या गुड़िया का निर्माण की बात करें दोस्त, सेलखड़ी या स्टेराइड से होता था। यहाँ से जो सौंदर्य का सामान है लिपस्टिक, वो सब भी यहाँ से मिल गया है।
उसके बाद है लोथल। लोथल हम बता दिए हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक बंदरगाह नगर है और यहाँ से जो है चावल और फारस की मोहर, फिर मिर्च की मम्मी और गोरिल्ला, पंचतंत्र की चालाक, लुमड़ी का चित्र, उसका हवन कुंड, फिर चक्की का 2 पार्ट, युगल समाधान मतलब एक साथ जो है 100 को 200 को मतलब सबको जलाया जाता था, उसका युगल समाधान का प्रमाण, साथ ही हाथी का दांत जो कि बड़ी पैमाने पर यहाँ पे मिलता था। उसके बाद मनका तथा गुड़िया का उद्योग का साक्ष्य भी जो है लोथल से मिल जाता है। दोस्तों लोथल से हम लोग को बस एक ध्यान रखना कि यह एक बंदरगाह नगर है और गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से चावल का प्रमाण जो है मिला है। हम लोग को ज्यादातर यह चावल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों कालीबंगा। अब कालीबंगा की बात करें, हम लोग अभी अभी पढ़े थे ऊपर में कि कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और यह जो है जोते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिल जाता है, या जिसको कि हल कुंड भी बोल सकते हैं। हल कुंड या जुते हुए खेत का प्रमाण, चना और सरसों के एक साथ उगाने का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। उसके बाद है दोस्तों, देखते हैं हम लोग, देखिए उत्तम कोटि का जो है जल प्रबंधन कालीबंगा से हम लोग अभी पढ़े थे। उसके बाद हवन कुंड और अलंकृत ईंट का भी प्रमाण जो है कहाँ से मिल गया है, तो यह कालीबंगा से मिला है। उसके बाद बनवाली को दोस्तों हम लोग याद रखेंगे और इसको पीवीआई में लगा देंगे। बनवाली, यहाँ से उत्तम कोटि का जौ और हवन कुंड मिट्टी का बना हुआ हल का भी प्रमाण जो है बनवाली से मिला है। धौलावीरा को तो याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ से उत्तम किस्म के एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। यह वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल, और यहाँ से खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, दोस्तों एक बार पूछा गया है बिहार दरोगा से, देखिए यहाँ पे क्रीडा के रूप में पूछ लिया गया था, कौन सा क्रीडा जो है मिला था हड़प्पा सभ्यता से, तो यह क्रीडा शतरंज के बारे में पूछा गया था, तो यह धौलावीरा से जो है इसका प्रमाण मिला है। इसको क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया था, हमको ध्यान में आ गया अभी। तो यहाँ से शतरंज का प्रमाण, शतरंज बोर्ड का प्रमाण, उसके बाद हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर और सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का परिमाण जो है प्रमाण यहाँ से मिल गया है। उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण यह कहाँ से मिल गया है, तो धौलावीरा से। दोस्तों यह 7 स्थल हम लोग देख लिए थे जो नगरीय स्थल था। अब हम लोग बात करते हैं उसके अलावा और कुछ कुछ जो है स्थल है, वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। दैमाबाद की बात आती है, तो दैमाबाद यह महाराष्ट्र में अवस्थित है और वर्तमान समय में यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर, सीधे आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणतम छोर या दक्षिणतम स्थल कौन है, तो हम लोग बात करेंगे दैमाबाद की बात करेंगे। यहाँ से एक धातु रथ का या इक्का गाड़ी का प्रमाण अगर आपसे पूछा जाता है तो दैमाबाद का नाम आएगा, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। सीधे हम लोग को यहाँ से याद रखना है, इक्का गाड़ी का प्रमाण जो है दैमाबाद से मिला है और यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। बस यही बात यहाँ से याद रखें। भगत राव की बात करें हम लोग, भगत राव यह दैमाबाद के ठीक ऊपर, महाराष्ट्र के यानी कि ठीक ऊपर गुजरात में किम सागर के तट पर अवस्थित दैमाबाद के पहले यह सबसे दक्षिण स्थल था। दोस्तों जब तक दैमाबाद का खुदाई नहीं हुआ था, जानकारी नहीं थी, तब तक जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था वह यही भगत राव था, जो कि गुजरात में था। मांदा, मांदा को याद रखना है दोस्तों, यह कश्मीर के अखनूर जिला में है और यह जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में इसका उत्खनन करवाया। इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह जो सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। उसके बाद सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर को याद रखेंगे दोस्तों, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान के तट पर दास्क नदी, ध्यान रखना है सुतका गेंडोर जो है दोस्त दास्क नदी के किनारे स्थित 1927 में ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में जो है खुदाई का कार्य करवाया गया था। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है दोस्त लोथल के समान बंदरगाह नगर भी है। यह सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो कि सुतका गेंडोर, और यह लोथल के समान जो है यह भी सुतका गेंडोर जो था बंदरगाह नगर था। तो हम लोग देख लिए उत्तर में, सबसे उत्तर में देखें तो कश्मीर में मांदा, सबसे दक्षिणतम बात करें तो दोस्तों दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके बाद अभी हम लोग देख लिए यह कि सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि सुतका गेंडोर है, यह पाकिस्तान प्रांत में। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सुतका गेंडोर को याद रखेंगे दास्क नदी के किनारे। उसका आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी पे है। हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर है, जो कि एकदत्त शर्मा के द्वारा इसके नेतृत्व में उत्खनन करवाया गया, और यहाँ से उत्थान और पतन का साक्ष्य मिलता है, जो कि पूर्वी स्थल है। देख लीजिए यह सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। तो दोस्तों हम लोग चारों स्थल को देख लिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक बार आपको रिकॉल करा दे, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांदा हो जाएगा, और दक्षिण में बात करें दोस्तों महाराष्ट्र का दैमाबाद, और पूर्वी आपसे पूछा जाए तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिमी की बात करें दोस्तों सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ऐसे ही याद रखना है हम लोग को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के साथ, और 7 उपर नगरीय हम लोग पढ़ लिए हैं। 7 नगर का दर्जा जो इनको दिया गया था, उसके अलावा हम लोग उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिमी
नगर को देखें, स्थल को देखें। उसके बाद है इसके अलावा रंगपुर। रंगपुर यह गुजरात के अहमदाबाद के समीप मादर नदी के किनारे, रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव के नेतृत्व में जो है 1953-54 में इसकी खुदाई किया गया था। यह कहाँ है, बस ध्यान रखना है, रंगपुर गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद। यहाँ से धान के भुस्सी का जला हुआ ढेर प्राप्त हुआ है। यहाँ से रंगपुर से जो है दोस्त धान के भुस्सी जो होता है जला हुआ, उसका प्रमाण आपको रंगपुर से मिला है। उसके बाद है दोस्तों सुरकोटरा। सुरकोटरा यह गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन कार्य जो है जगपति जोशी के नेतृत्व में 1964 से 67 के बीच में हुआ था। उसके बाद यहाँ से घोड़े का अवशेष मिला है। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है दोस्त, सुरकोटरा से। ध्यान रखना है, घोड़े का अवशेष या अस्थि पंजर आपसे पूछा जाए तो सुरकोटरा से जो है यहाँ से साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो के राणा घुंटई नामक जगह से घोड़े का जबड़ा या दांत मिला है। ध्यान रखना है, घोड़ा की अगर चर्चा करें दोस्तों अवशेष के बारे में तो सुतकोटरा और मोहनजोदड़ो राणा घुंटई की बात करें दोस्तों तो यहाँ से घोड़े का जबड़ा और दांत का प्रमाण मिला है। कुणाल, कुणाल को याद रखना है जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और यह सूरजभान के नेतृत्व में जो है इसकी खुदाई हुआ और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कुणाल, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, चांदी का 2 मुकुट का प्रमाण जो है हरियाणा के कुणाल से मिला है। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्त यहाँ पे कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले इसका प्रयोग जो है किया था। रोपर, रोपर को दोस्त याद रखा जाता है, यह सीधे कहाँ है, पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। यह याद रखना है, रोपर को रूपनगर भी कहा जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा में। यह कहाँ है, तो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो रोपर से मालिक के शव के साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो है रोपर से मिल जाता है। दोस्तों हमने पाषाण काल में पढ़े थे कि कहाँ से, बुर्जाहोम से मिला था मालिक के साथ शव को दफनाए जाने के, और एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है रोपर, वहां से भी इसका प्रमाण जो है देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग बात करें स्वतंत्रता के बाद, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद की बात करें, रोपर पहला स्थल है जिसकी खुदाई किया गया था। रोपर जो कि पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है, तो यह पहला स्थल है स्वतंत्रता के बाद खुदाई होने वाला। उसके बाद दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे अधिक स्थलों की खुदाई की जाती है। यह जानकारी के लिए है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं। सामाजिक जीवन के, अगर हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ प्रचलित था। इस समय वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं था, फिर भी पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के साथ साथ जो था यह मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा समाज जो है इस समय मातृसत्तात्मक था। उसके बाद खान पान, जो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के यहाँ के लोग थे, सभी अभी 9 प्रकार के फसल के बारे में जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जानकारी मिला है। मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में दोस्तों गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। वेशभूषा, इस सभ्यता के निवासी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों जो है धारण करते थे। उसके बाद कपास का, देखिए कपास के बारे में है, मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु एवं यूनान में सिंडोन कहा गया है। कपास को मेसोपोटामिया में सिंधु और यूनान में जो है दोस्त सिंडोन कहा गया है। भारत की सबसे प्राचीन उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसका जन्म जो है हड़प्पा सभ्यता से भी हो गया था। उसके बाद है मनोरंजन का साक्ष्य, जो लगभग हम लोग देख रहे हैं या समझने के लिए है। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन पासा खेलना। सार्वजनिक उत्सव के समय मनोरंजन के लिए बृहद स्नानागार को खोल दिया जाता था। उसके बाद पशु पक्षियों की लड़ाई मनोरंजन के लिए जो है करवाया जाता था। तो दोस्तों यही सब पॉइंट है। दाह संस्कार जैसे अभी के अनुसार है उस प्रकार उस समय कैसा था, तो दाह संस्कार के अंतर्गत 3 प्रकार के दाह संस्कार किया जाता था। इसके अंतर्गत मृत शरीर को जो है जमीन में दफन करके अभी भी दफनाया जाता है। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वह दफनाते हैं। किन्हीं को जलाया जाता था और किन्हीं को जो है नदी में दहा दिया जाता था। तो अभी भी इस प्रकार के है दोस्तों, यह कहानी के रूप में ऐसे ही दिया गया है। आर्थिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, तो इस सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक जीवन समृद्ध था। इसके अंतर्गत हम लोग को निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है कि कृषि, यह क्षेत्र उस समय और आज भी अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र था। अभी तक 9 फसल के बारे में जो है जानकारी मिल गया है। मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं और जौ की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। पशुपालन की अगर बात करें दोस्तों, मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे लुसेंट में चावल भी देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग आंसर देंगे। पशुपालन, कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन का कार्य भी किया जाता था। और उसके बाद एक श्रृंगी वाला, देखिए यहाँ से याद रखना है हम लोग को,
एक श्रृंगी वाला बैल या वृषभ का प्रमाण जो है दोस्त हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हमने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता से बैल का प्रमाण मिला है लेकिन गाय का नहीं। लेकिन कुब्बर वाला सांड सबसे अधिक जो है लोकप्रिय था, जो कि क्योंकि इसको जो है धर्म के साथ जोड़ करके देखा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त, देख लीजिए गाय की मूर्ति का प्रमाण या मृण मूर्ति या टेराकोटा नहीं मिला है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वृषभ या सांड का या बैल का प्रमाण मिला है लेकिन गाय का प्रमाण जो है, गाय की मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है। वर्तमान समय में जो है जो पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं वह लगभग हड़प्पा सभ्यता से ही संबंध उस समय भी यह थे। वाणिज्य व्यापार की दोस्तों चर्चा करें तो उस समय बहुत सारा व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ, आसपास के जो क्षेत्र थे उनके अनुसार। तो कौन सा वस्तु कहाँ से मंगवाया जाता था, इसको हम लोग जो है एक नज़र देखते हैं। लाजबर्द मनी या लेपिस लुजली बोला जाता है इसको, लाजबर्द मनी को, जो कि बदखसा अफगानिस्तान से इसको मंगाया जाता है। सोना की अगर बात करें हम लोग तो ईरान, कोलार और कर्नाटक का स्थान इसके लिए फेमस था और यहीं से मंगाया जाता था। फिर जो है चांदी की बात करें दोस्तों, ईरान, अफगानिस्तान और मैसूर से चांदी का व्यापार किया जाता था। फिर जो है तांबा की बारे में बात करें तो राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए फेमस है। और फिरोजा की बात करें दोस्त तो यह मध्य एशिया। और टीन की बात करें तो हजारीबाग, जो कि वर्तमान समय में झारखंड में है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो शिल्प एवं तकनीक, यह दोस्तों यहाँ से देख लीजिए इस समय तकनीक का प्रयोग करते थे। मिट्टी, सेलखड़ी एवं धातु से वस्तु का निर्मित किया जाता था। इस यहाँ से याद क्या रखना है तो मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो से जो है दोस्त कांसे की नृत्य करती महिला का मूर्ति जो है यहाँ मिला है। तो इसको ध्यान में रखना है, याद रखा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पे नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, कांसे की नृत्य मूर्ति कहाँ मिली है तो मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो से लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती महिला की मूर्ति का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिल गया, जिसका निर्माण जो है भ्रष्ट मोम विधि या चिकोटी पद्धति किया गया है। दोस्तों ज्यादा डीप अगर पूछा जाता है तो यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रष्ट मोम या चिकोटी पद्धति जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण किया गया है नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति का। उसके बाद स्वास्तिक कला या मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण जो है सेलखड़ी से हुआ है। उसके बाद इस समय माप तौल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था, जो कि 16 के अनुपात में था। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, माप तौल के रूप में बाट का प्रयोग किया जाता था और जो कि 16 के अनुपात में था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हड़प्पा लिपि। इस सभ्यता की लिपि के बारे में दोस्तों सर्वप्रथम जानकारी 1853 में हुआ और पूर्ण जानकारी 1923 में हुआ। इस लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से जो है लिखा जाता था। दोस्तों ऐसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं, पहले ऐसे लिखा गया, इधर से इधर और फिर इधर से इधर और फिर से इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसे जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि था और ऐसा लिखा जाता है। इसमें कुल 400 अक्षर होते थे और जिसमें मूल अक्षरों की संख्या की बात करें तो 64 है। तो ये सब समझने के लिए बात थी, लेकिन हम लोग को मेन पॉइंट यह याद रखना है कि हड़प्पा की लिपि को चित्रात्मक या सांकेतिक या ब्रूस्टोफेडन लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है कि हड़प्पा का लिपि कैसा था, तो यह चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, सांकेतिक या ब्रूस्टोफेडन लिपि कहा गया है। धार्मिक जीवन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यह भी कहानी है जिसे चारों एक मिला है। यहाँ पे देख लीजिए देवी देवता की पूजा करते थे यहाँ के लोग और इस समय मोहनजोदड़ो से एक जो मूर्ति मिला है, मूर्ति प्राप्त हुआ था, जिसे चारों तरफ से एक बाघ, एक गेंडा, एक भैंसा, एक हाथी और पैर के पास जो है 2 हिरण घिरे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को इस जानवर का भी प्रमाण मिलता है और एक पशुपति का भी मूर्ति का प्रमाण मिल जाता है। इस मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने आदि शिव कह के पुकारा है। सर जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को आदि शिव कहा है। भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा का प्रमाण जो है वह हड़प्पा सभ्यता से ही मिल जाता है। उसको हड़प्पा नामक स्थल से एक महिला के गर्भ से पौधे को निकलने को हुए दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है दोस्त, उर्वरता की देवी कहा गया है। इसके साथ ही नदी की पूजा, वन देवी की पूजा, नाग की पूजा, सूर्य की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, लिंग योनि की पूजा का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है, जिसको कि वर्तमान में भी हम लोग अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अधिकांश स्थल से ताबीज भी मिला है। दोस्तों देखिए अभी भी हम लोग ताबीज पहनते हैं, तो यह हड़प्पा सभ्यता से ही चले आ रहा है। तो अधिकांश स्थलों से ताबीज भी मिला, जिससे पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वास भी थे। देवी माता की जादू टोना, जंतर मंतर तथा भूत प्रेत का विश्वास करते थे यह लोग। पुरोहित का प्रमाण भी मिला है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, मंदिर का प्रमाण जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। राजनीतिक जीवन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का साक्ष्य जो है
नहीं मिलता है। विद्वान का मानना है कि नगर निगम या नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाई के माध्यम से व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन व्यवस्था या शासन व्यवस्था कौन चलाता था? तो व्यापारी वर्ग के द्वारा जो है चलाया जाता था। पिग्गट महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक जुड़वा राजधानी की थी। पिग्गट महोदय कहते हैं क्या कि देख लीजिए यहाँ पे पिग्गट महोदय कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता एक ही जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार दोस्तों इस सभ्यता का तीसरी राजधानी जो है वह कालीबंगा है। अगर हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी की बात करें दोस्त तो यह कालीबंगा के नाम आता है। पतन का कारण, इस सभ्यता के पतन का कारण क्या था? यह सब मेंस में लिखा जाता है बीपीएससी, लेकिन समझने के लिए कहानी के रूप में ये हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूप से समझते हुए जा रहे हैं और थोड़ा सा मजा भी आ रहा होगा। पतन का कारण इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है अचानक नहीं हुआ। जैसे देख लीजिए जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ, उसी प्रकार इसका पतन भी अचानक नहीं हुआ, बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता गया इसका पतन। और पतन के बारे में विद्वानों के मतभेद है और हम लोग इनको देख सकते हैं निम्नलिखित रूप में। विभिन्न विद्वान जो है विभिन्न मत देते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। जैसे जिस प्रकार जो है इसका उत्पादन इसका जो है उद्भव में जिस प्रकार विद्वानों ने विभिन्न विचार दिए थे, उसी प्रकार इसका पतन का भी विचार आता है विभिन्न विद्वानों का। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है इसका पतन हो गया। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और एल स्टाइल कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इनका पतन हो गया। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जॉन कैनेडी कहते हैं अग्निकांड और मलेरिया के कारण। और डेल्स कहते हैं दोस्तों कि जलधारा परिवर्तन के कारण जो है इनका पतन हो गया। लेकिन हम लोग को ज्यादातर अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल का याद रखना है कि बाढ़ के कारण जो है इनका पतन हो गया। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सभ्यता का पतन कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से मिलकर के जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद दोस्तों विविध पॉइंट के रूप में हम 3-4 पॉइंट को देखते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक होता था और इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोत पर किया गया है। पुरातात्विक स्रोत पर या उत्खनन पर जो है निर्भर है। हड़प्पा सभ्यता की अगर आपसे कोई जानकारी मिल रहा है तो वह पुरातात्विक स्रोत हो चाहे उत्खनन हो, उसी के आधार पर जो है प्रमाण मिलता है। इसका आकार कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार, जैसा कि हम लोग चर्चा कर लिए हैं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल था। इस सभ्यता के अंतर्गत लकड़ी के पाइप का प्रयोग भी किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत अस्नानगार के पास जो है दोस्त कुषाण कालीन स्तूप मिला है। कुषाण काल का जो है स्तूप यहाँ से मोहनजोदड़ो के पास से जो है मिला है, अस्नानगार के पास से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था हड़प्पा सभ्यता से उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा मन में और कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस जो है दोस्त नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को पूरा फैलाइए। और एक सूचना है आप लोग के लिए कि टेलीग्राम चैनल पे दोस्त क्विज सीरीज हम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसमें 45 दिन का टारगेट हम लोगों ने रखा है, 45 डेज का जो है टारगेट रखा है। जिन भाई बंधु को इनसे जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे जुड़ जाइए और इस फायदा को उठाइए, इससे लाभ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। उसमें आपको बता दें कि लुसेंट, रेलवे, एसपीडी और करंट अफेयर को अभी फिलहाल करवाया जा रहा है। 2 दिन से यह टेस्ट शुरू है, उसमें आप जुड़ करके अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और यह जो है 45 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा ऑल सब्जेक्ट। अभी फिलहाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, करंट अफेयर और रेलवे स्पीडी 4 सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। जैसे 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 सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे और सब्जेक्ट को ऐड करके 45 दिन में पूरा ऑल सब्जेक्ट को जो है उसमें खत्म किया जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, और जैसे ही 45 दिन में खत्म होगा उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस और फिर से एक बार क्विक रिवीजन उसको करेंगे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को फैलाइए, इधर उधर शेयर कीजिए। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जुड़ जाइए और फायदा उठाइए। धन्यवाद।